नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू हिल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि पायल हर्षवर्धन के लोगों के हाथ में थी और हर्षवर्धन उसे मारने के ऑर्डर देता है। लेकिन सीमा रावत पायल पर दया दिखाते हुए हर्षवर्धन से बोली, अंडस्को, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है। हर्ष वह रावत परिवार का ही हिस्सा है। वही हर्षवर्धन जो अनाया को लेकर ऊपर अपने कमरे में जा रहा था। वह अपनी मॉम की आवाज सुनकर थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, मॉम, आपका यही नेचर जो हर किसी पर दया खाता है, एक दिन हमारे पूरे परिवार को मौत के मुंह पर लाकर खड़ा कर देगा। इसी दया की वजह से इसने 2 बार अनाया पर हमला किया। एक बार जहर देने की कोशिश की और दूसरी बार इन हत्यारों को अंदर लाने की हिम्मत की। और अभी भी आपको इस पर दया आ रही है। आपको पता भी है, अगर अनाया काबिल नहीं होती और उसके पास फाइटिंग स्किल नहीं होती या फिर उसे मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती तो वह पहले ही मर चुकी होती और हमारा बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं होता। और आप अभी भी इस पर दया दिखा रही हो। इस बार मैं सच में आपकी वजह से निराश हुआ हूँ। वही हर्षवर्धन की आंखों में इतनी निराशा देखकर सीमा रावत का दिल टूट गया। वह तो बस यह नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन अपने ही परिवार के किसी इंसान का खून बहाए। उनका इरादा यह नहीं था कि वह पायल को खुला छोड़ दे और वह वापस अनाया पर वार करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हर्षवर्धन ने बस कुछ निराशा भरे लफ्ज कहे और बाद में अनाया को लेकर कमरे में चला गया। पीछे सीमा रावत तड़प कर रोने लगी। वही अपनी बीवी को रोता हुआ देखकर राजवीर रावत उसे गले लगा लेते हैं और गार्ड से बोले, अंडस्को, इन हत्यारों को ले जाओ और पायल को भी ले जाओ। उन सब के जाने के बाद सीमा रावत को शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ सीमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सीमा रावत रोते हुए बोली, क्या आपने सुना हमारे बेटे ने क्या कहा? मैं सच में उनका बुरा नहीं चाहती, मैं तो बस। वही उनकी बात सुनकर राजवीर रावत उसे शांत करते हुए बोले, तुम गलत नहीं हो सीमा, गलत बस हालत है। हर्षवर्धन बहुत निराश हो चुका है अपनी दादी की हरकतों से और वह मॉम को बर्दाश्त कर रहा है। सिर्फ हमारी वजह से अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते होते तो अब तक वह मॉम को भी अच्छा खासा सबक सिखा चुका होता। क्योंकि मॉम कई बार अपनी हद पार कर चुकी है और इस बार गलती आपकी भी है। बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही किसी को घर में लेकर आई। हर्षवर्धन ने गलत नहीं कहा। अगर पायल की वजह से अनाया को कुछ हो जाता तो क्या होता? ये सुनते ही सीमा रावत का दिल का टूट गया, क्योंकि वह सच में अनाया को अपनी बेटी मानती थी। वह हर्षवर्धन से भी आगे अनाया को रखती थी। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना राजवीर, मेरी गलती है। मैं अनाया बच्चा की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। अब तो हमारा पोता भी आने वाला है। मेरा लापरवाह हो गई थी। आगे से मैं ऐसी लापरवाही कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर राजवीर रावत बोला, अब आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या सच में लगता है कि आपका बेटा अब आपको कुछ भी करने देगा? जहां तक मुझे पता है वह अपनी बीवी की सेफ्टी के लिए जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। ये सुनकर सीमा रावत का मुंह बिगड़ गया। वह गुस्से में बोली, तो क्या हुआ? वह अभी भी मेरी बच्ची है, भला वह मुझे उसे दूर नहीं कर सकता। राजवीर रावत भी अपनी बीवी का मन हल्का होता हुआ देखकर उसे अपने विला में ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से भी ज्यादा था, क्योंकि हर्षवर्धन ने ऊपर जाकर सीधे ही सेक्रेटरी रजत को मैसेज कर दिया था सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, और खास करके दोनों विला के बीच की सिक्योरिटी। वहां पर कई सारे लोग काम कर रहे थे। जो विला के बीच में बड़ा सा गार्डन था वह पहले जॉइंट गार्डन था, लेकिन अब उस गार्डन को एक हाईटेक सिक्योरिटी दीवार से अलग कर दिया गया था। यहाँ तक कि जैसे गेट सिक्योरिटी पहरा दे रही थी और अंदर जाने के लिए चेकिंग करवा रही थी, वैसे ही विला के बीच में जो गेट था वहां पर कुछ गार्ड खड़े हुए थे और वहां के इक्विपमेंट भी काफी एडवांस थे। ये देखते हुए राजवीर रावत नामे सिर हिलाते हैं। वही सीमा रावत नाराज आवाज में बोली, हर्षवर्धन ऐसा कैसे कर सकता है? इसने तो यहाँ पर भी दीवार लगा दी। वह खुद को समझता क्या है? अब मैं अपनी बच्ची को घर से कैसे देख सकती हूँ? ये सुनकर राजवीर रावत बोले, यह आप ही का काम है। उसने पहले आपकी और अनाया की कंपनी की वजह से ही ये दीवार हटवाई थी, लेकिन अब वह आपसे गुस्सा है, इसीलिए उसने यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, वह अब चुप नहीं रहेगा। दूसरी ओर कमरे में जैसे ही हर्षवर्धन अनाया को लेकर पहुंचा, उसने पहले उसके घाव पर दवाई लगाई, बाद में वह उसे अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गया।
इस वक्त वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा रहा था। वह बार बार अनाया की सेफ्टी को लायकली लिए जा रहा था, या फिर कोई ना कोई ऐसा हादसा हो रहा था अनाया के साथ, वह भी प्रेगनेंसी की हालत में। अब उसे गुस्सा आने लगा था। वह अनाया को देखते हुए बोला, बीवी क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लापरवाह हो गया हूँ? ये सुनकर अनाया उसके होठों पर किस करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वैसे भी ऐसे छोटे मोटे लोग हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तभी हर्षवर्धन बोला, लेकिन वह लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। वह हमारे घर के अंदर तक आ गए हैं और अभी भी हमें ये पता करवाना है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। ये सुनकर अनाया बोली, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे दादी माँ का हाथ है। इतना बोलकर वह रोबोट रैम को कमांड देते हुए बोली, रैम पिछले कुछ वक्त की रावत मेंशन की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करो और पता करो क्या कुछ हुआ है। थोड़ी ही देर में कुछ फुटेज सामने स्क्रीन पर नजर आने लगी। अनाया एक बुक में देख रही थी, हर्षवर्धन भी देख रहा था, जिसमें मीनल देवी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही थी, कुछ ना कुछ ऑर्डर दे रही थी, लेकिन ये सारे उनके लिए कुछ खास नहीं थे। तभी उनकी नजरें एक वीडियो पर गई, जहां पर मीनल देवी और गीता गायकवाड़ कुछ बातें कर रही थी। उसे सुनते ही हर्षवर्धन और अनाया की आंखें छोटी हो गई। हर्षवर्धन अपनी कड़क आवाज में बोला, लगता है ये बिना सबक सिखाए हार नहीं मानेंगे। अब तक तो मेरे गायकवाड़ परिवार को बस थोड़ा सा ही सबक सिखाया है दादी माँ की वजह से। मुझे लगता है उन्हें अब बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तभी अनाया बोली, ये बात इतनी भी सिंपल नहीं है। गीता गायकवाड़ कितनी भी खुद को बेहतर दिखा ले, लेकिन उसके पास इतनी स्किल लोगों की टीम नहीं हो सकती। वह इतनी खतरनाक हत्यारे हायर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनकी फाइटिंग स्किल एनालाइज की थी। वह रोबोट को भी बहुत अच्छे से टक्कर दे रहे थे। इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग काफी खतरनाक हुई है और वह माफिया वर्ल्ड से आते हैं। अभी हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि गीता गायकवाड़ के पीछे से ऐसा कौन सा इंसान है जो तार खींच रहा है। हर्षवर्धन जो अब तक चुप बैठा हुआ था, वह बिना इमोशन के बोला, बीवी यह भी कोई कहने वाली बात है? यह मार्क स्मिथ है, उसका माफिया बहुत गहरा कनेक्शन है और उसके पास ऐसे हत्यारों की टीम होना आम बात है। ये सुनकर अनाया बोली, अंडस्को, लेकिन वह मुझे मारना क्यों चाहता है? ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। वह तुम्हें मारकर मुझे कमजोर करना चाहता है। उसका टारगेट असल में तुम नहीं हूं, मैं हूं। ये सुनकर अनाया बोली, अगर आपको पता है तो उसे हटा दो रास्ते से। तभी हर्षवर्धन बोला, इतना आसान नहीं है, इससे कई सारी चीजें जुड़ी हुई है जिस बारे में अभी तक हमें पता नहीं है। ऐसा लगता है जिसे उसकी रावत परिवार से कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड किंग होने के बावजूद भी उसका मेरे साथ इतना दुश्मनी भरा व्यवहार कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनकर अनाया बोली, इसका मतलब उसे आपकी असली पहचान पता है? तो हर्षवर्धन बोला, बिल्कुल जैसे मुझे उसके बारे में पता है वैसे उसे भी पता है। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, तब तो जरूर कुछ गड़बड़ है। अनाया गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करती है। यह उसका तरीका था, जब भी वह किसी कंफ्यूजन में होती थी या फिर किसी चीज के बारे में गहराई से सोचती थी, तो वह उस चीज से रिलेटेड हर पहलू को जाकर अच्छे से याद करती थी, जैसे कोई फोटोकॉपी मेमोरी याद कर रही हो। तभी अनाया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, हर्ष, आपने नोटिस किया? वहीं अनाया को लंबी खामोशी के बाद इतना चिंतित देखकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, बीवी बात क्या है और तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो अनाया बोली, मार्क स्मिथ के चेहरे के बारे में आपने नोटिस किया? उसके फेशियल फीचर्स काफी ज्यादा जाने पहचाने लगता है, जैसे मैंने उसे पहले भी देखा है। तभी हर्षवर्धन बोला, बीवी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मार्क स्मिथ किसी और की तरह दिखता है? तो अनाया बोली, बिल्कुल, लेकिन मुझे पता नहीं वह फीचर्स एग्जैक्टली किसके साथ मैच करते हैं। अभी अनाया हर्षवर्धन को गौर से देखती है, फिर कुछ सोचते हुए बोले, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे और उसके फीचर्स में कुछ चीज ऐसी है जो एक जैसी है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। तभी हर्षवर्धन बोला, बीवी तुम कहना चाहती हो कि वह ब्लड से रावत परिवार से रिलेटेड है? तभी अनाया तुरंत बोली, बिल्कुल, मुझे याद आ गया, मैंने राजवीर देव का पोर्ट्रेट बनाया था फैमिली फोटो के लिए। मुझे याद आया देव के चेहरे के फीचर्स मार्क स्मिथ जैसे हैं। तभी हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, बीवी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
कि मार्क स्मिथ मेरे डैड का बेटा है। तुम सोच क्या रही हो कि डैड ने मॉम को धोखा दिया? ये सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा, और वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मैंने मॉम से सुना था कि उनकी शादी तब हुई थी जब वो 25 के थे, और उनके 2 साल बाद ही तुम्हारा जन्म हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्क स्मिथ का जन्म तुमसे 10 साल पहले हुआ होगा, यानी कि तब डैड की उम्र वहाँ 18 साल होगी। और तुम कहना चाहते हो कि डैड ने 18 साल की उम्र में ही किसी को माँ बना दिया? वही यह सुनकर हर्षवर्धन भी हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन वह फिर भी कंफ्यूज ही था कि असल में मार्क स्मिथ है कौन। तभी अनाया बोली, चिंता मत करो, हम बस उसका ब्लड सैंपल चाहिए, हम उसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, हमें आराम से पता चल जाएगा कि असल में उसका रिश्ता क्या है रावत परिवार से। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उसे जैसा शातिर इंसान हमारे चंगुल में नहीं फंसने वाला। ये सुनकर अनाया बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने ही तो कहा था वह तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करो, हमें सिर्फ डीएनए सैंपल चाहिए, फिर चाहे वह ब्लड, हेयर या फिर उसका सलाइवा ही क्यों ना हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। दूसरे किसी सिटी के सुनसान इलाके के एक घर के रूम में काफी अंधेरा था, जहां पर एक औरत घमंड भरे अंदाज में बैठी हुई थी। उसके पास एक आदमी आया और सर झुकाकर बोला, मैडम, हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। वह औरत गुस्से में बोली, कहना क्या चाहते हो? एक इतनी बड़ी लड़की, क्या उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान निगल गया जो तुम एक मामूली लड़की को भी खोज नहीं पा रहे हो? ये सुनकर वह आदमी एक घुटने पर बैठते हुए बोला, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसा कहा वैसा ही किया था। हमारे आदमियों ने पूरे मुंबई में उसके बारे में पता करवाया है, यहाँ तक कि उस लड़की के पिता राजेश कपूर के बारे में भी हमने पता करवाया है। जहाँ तक हमें पता है उसकी मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि उसकी दूसरी बीवी की भी मौत हो चुकी है और उसकी बेटी भी मर चुकी है। ये सुनकर वह औरत जो अब तक घमंड भरी नजरों से उस आदमी को देख रही थी, उसकी आंखों में हल्की सी झिझक नजर आई। वह उस आदमी को घूरते हुए बोली, कहना क्या चाहते हो? और किसने मारा उन लोगों को? मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे ही कोई 3 लोग हवा में गायब नहीं हो सकते। साफ साफ बताओ, उनके साथ क्या हुआ? पूरी डिटेल लाकर दो मुझे। कौन है यह अनजान दुश्मन अनाया का? और क्या उनके ब्रेन पता चलेगा अनाया को? कौन सी नई मुसीबत आ रही है इनको जिंदगी में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।